नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समता का अधिकार। आज हम आर्टिकल 14 कर रहे हैं। आर्टिकल 14 जो हमें दो बात बताता है, विधि की समझ समता और विधि का समान संरक्षण। ये दोनों बातें अपने आप में एक विरोधाभास रखती हैं। एक जहां सभी के बीच में समानता की बात कर रहा है, वहीं दूसरा डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है, भेदभाव की बात कर रहा है। चलिए समझते हैं कि कहाँ हमें भेदभाव नहीं करना है और कहाँ पे हमें भेदभाव करना है। ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी शब्द हैं, विरोधाभासी शब्द हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव में लेकर के सामने आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विधि के समझ समता की। देखिए, जो भारत है और भारत के जो राज्य क्षेत्र है, उसमें किसी व्यक्ति को विधि के समझ समता से वंचित नहीं करेगा। कौन? राज्य। राज्य की परिभाषा हम देख ही चुके हैं आर्टिकल 12 में कि कौन कौन राज्य के अंतर्गत आता है। तो जो जो राज्य के अंतर्गत आता है, जो जो संस्थाएं राज्य के अंतर्गत आती हैं, वह संस्थाएं, उनमें से कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, यहाँ नागरिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है। ये डिफरेंस आप करना सीख लें। जहाँ कई स्थान पर सिर्फ नागरिकों की बात होगी, जैसे कि आर्टिकल 17 में नागरिक लिखा हुआ है, किसी नागरिक के। आर्टिकल 14 में किसी व्यक्ति लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे यह सभी व्यक्तियों के लिए लागू है, चाहे वो हमारे भारत देश का नागरिक है या नहीं है। अब विधि के समझ समता की बात कर लेते हैं। देखिए, विधि के समझ जो समता है, इसे हमने जर्मनी के वाइबर संविधान से लिया था। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक कृत्य है या फिर कोई एक अपराध है जो दो व्यक्तियों से हुआ है सेम टाइम पर, एक तो अमीर से और दूसरा एक गरीब से, या फिर एक प्रतिष्ठित से और एक थोड़ा सा उससे, एक जो आम आदमी होता है उससे। लेकिन जब वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होंगे, जब उन पर कार्रवाई चलेगी, दंडिक कार्रवाई चलेगी, उस समय जो लॉ है, जो लॉ है वह उन दोनों व्यक्तियों को समान रूप से देखेगा। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे एक ऐसा व्यक्ति हो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो प्रतिष्ठा रखता है समाज में, चाहे कोई एक नॉर्मल आम इंसान है। तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव लॉ के सामने, विधि के सामने नहीं किया जाएगा। सेम कार्रवाई होगी, सेम सजा होगी दोनों व्यक्तियों को। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी छूट नहीं होगी। अगर हम प्राचीन वर्ण व्यवस्थाएं देखें, तो वहां पर जरूर लिखा हुआ है कि जो ऊंचली जाति है, जो उच्च जातियां हैं, उनके साथ उनके किए गए अपराध को कहीं ना कहीं भुलाया जा सकता है, और जो निचली जाति हैं, उनके उन पर ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। ये जो भेदभाव था पहले किया जाता था, लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान है, उसने इस भेदभाव को बिल्कुल समाप्त कर दिया और विधि के समक्ष दोनों को समान रूप से खड़ा किया है। ये तो बात हो जाती है विधि के समक्ष समता की। यह एक नकारात्मक, एक बात और रह गई है इसमें, यह एक नकारात्मक विचार है। क्यों? क्यों है नकारात्मक विचार? क्योंकि यहाँ पर राज्य व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं करता है। जहाँ राज्य किसी व्यक्ति को कोई स्पेशल सुविधा प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो वहां पर यह एक नकारात्मक अवधारणा है। अब आ जाती है बात सकारात्मक अवधारणा की। सकारात्मक अवधारणा का क्यों कह रहे हैं हम विधि के समान संरक्षण को? सकारात्मक अवधारणा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर राज्य आपके लिए कुछ करेगा। किसके लिए करेगा, ये देखते हैं। देखिए, मान लीजिए अ, अगर एक लाइन में इसको डिफाइन किया जाए, तो इसमें है समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार करना। दैट मीन्स कोई विकलांग है, कोई विकलांग व्यक्ति है, तो उसके लिए और एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसके लिए अलग अलग नियम हो सकते हैं। एक विकलांग के लिए अलग नियम हो सकते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए अलग नियम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों ने उनके सामने इस कंडीशन को रखा। आप एक विकलांग व्यक्ति को एक नॉर्मल व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर सकते। आप एक विकलांग व्यक्ति को नॉर्मल व्यक्ति के समान नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मान लीजिए आपको एक रेस करवानी है और आप चाह रहे हैं कि विकलांग व्यक्ति भी 5 किलोमीटर की रेस को 5 मिनट में करे, और आप चाह रहे हैं कि जो नॉर्मल व्यक्ति है वह भी 5 किलोमीटर की रेस को 5 मिनट में करे। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको विकलांग को 5 किलोमीटर की रेस को तय करने के लिए 10 या 15 मिनट देने होंगे, और नॉर्मल व्यक्ति को 5 मिनट देने होंगे। तब जाके यहाँ पर यह विधि के समान संरक्षण की जो अवधारणा है, यह प्रॉपर तरीके से लागू हो पाएगी। और यही पॉजिटिव एक राज्य द्वारा किया गया एक सकारात्मक
अवधारणा है, क्योंकि राज्य विकलांग व्यक्तियों के लिए क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। जहां वह कुछ कर रहा है इसका मतलब सकारात्मक, तो यह एक सकारात्मक अवधारणा हो जाती है। विधि के समान संरक्षण हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब बात कर लेते हैं कुछ अपवादों। आई होप आपको ये दोनों शब्द तो समझ में आ गए होंगे, विधि की समता और विधि का समान संरक्षण। अब बात कर लेते हैं कुछ अपवादों की। देखिए अपवाद इसमें है, इससे अगला आर्टिकल 15(3), जो 15 सब क्लॉज 3 है, जो स्त्री व बच्चों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करता है, वह अपने आप में विरोधाभासी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम किसी एक वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह राज्य कर सकता है। ऐसे ही 15(4), जहाँ पर हम अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनको शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे रहे हैं। 16(4) में सेम वर्ग को नौकरियों में भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरह से हम समय समय पर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग भेदभाव, सकारात्मक भेदभाव, भेदभाव नहीं कहेंगे इसको, सकारात्मक भेदभाव करते हैं। वहीं आर्टिकल 361 की बात अगर हम करें, तो आर्टिकल 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल पावर्स दी हुई हैं, उन्हें कुछ छूट दी हुई है कुछ केसेस में, कुछ परिस्थितियों में। जैसे कि मान लीजिए कोई आपराधिक और न्यायिक कार्रवाई है, कोई व्यक्ति, कोई भी राष्ट्रपति है या फिर कोई राज्यपाल है, ऐसा किसी कृत्य में पाया जाता है या फिर उस पर कोई एलिगेशन ऐसा लगता है, तो उस पर पद पर रहने के दौरान, पद पर रहने के दौरान कोई भी कार्रवाई ना तो शुरू हो सकती है ना जारी हो सकती है, कोई भी आपराधिक कार्रवाई ना तो शुरू हो सकती है ना जारी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई दीवानी कार्रवाई, अगर कोई सिविल कार्रवाई, दीवानी कार्रवाई लागू होती भी है, तो वह 2 महीने के प्री नोटिस पर जारी की जा सकती है। 2 महीने का पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद इसको प्रारंभ किया जा सकता है कोई भी दीवानी कार्रवाई। न्यायिक कार्रवाई तो हो ही नहीं सकती, दीवानी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुछ बात करें 105 आर्टिकल और 194, 194 आर्टिकल 105 जो संसद के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 194 विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेष अधिकार देता है। इसके अलावा अगर कुछ वाद की बात करें, कुछ जजमेंट्स की बात करें जो समय समय पर कोर्ट्स के सामने आए हैं आर्टिकल 14 से रिलेटेड, सबसे पहले तो आर्टिकल 14 में जो विधि का शासन है, इस विधि के शासन को मूल ढांचा, मूलभूत ढांचा संविधान का घोषित किया गया था, और यह किया गया था मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में विधि के शासन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि विधि का जो मूल ढांचा है, जो कि हमने केशव आनंद भारतीयवाद में देखा, मूल ढांचे की अवधारणा आई, और विधि के शासन को मूल ढांचे को, विधि के शासन को मूल ढांचे में घोषित करना, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है। इसको आप याद रखें और इसे नोट डाउन कर लें। इसके अलावा एक वाद आ जाता है एम नागराजवाद, बनाम भारत संघवाद, 2007 में ये वाद आता है एम नागराजवाद, और इसमें समता का जो सिद्धांत है उसे संविधान का मूल ढांचा बताया गया है। तो समता का सिद्धांत का मूल ढांचा किसमें बताया गया? एम नागराजवाद में। कब बताया गया? 2007 में। और विधि के शासन को संविधान का मूल ढांचा बनाया गया मिनर्वा मिल्स-वाद में। इन दोनों को आप मिक्सअप मत कर देना, आप इसको मिक्स ना कर दें, कहीं आप समता के सिद्धांत को मिनर्वा मिल्स में ले जाएं और विधि के शासन को नागराजवाद में ले जाएं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल क्लियर रखना है, विधि का शासन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया है मिनर्वा मिल्स-वाद में, जो कि हुआ था 1980 में, और समता के सिद्धांत को संविधान का मूल ढांचा किया गया था घोषित एम नागराजवाद में, जो कि हुआ था 2007 में। तो ये 2 बात हो गए। इसके अलावा एक वाद हुआ था अनवर अली सत्तार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये हुआ था 1952 में, जब संविधान को लागू हुए 2 वर्ष ही हुए थे तब। उसमें अनुच्छेद 14 में जो मूल विधि है और व्यक्तिगत विधि दोनों पर लागू होती है। जो अनुच्छेद 14 है उसमें मूल विधि और व्यक्तिगत विधि। मूल विधि क्या होती है? मूल विधि जो ओरिजिनल लॉ है, और व्यक्तिगत विधि जो पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ होते हैं जैसे कि मुस्लिम लॉ हो गए, हिंदू लॉ हो गए, ये पर्सनल लॉ है। तो मूल विधि पे और पर्सनल लॉ पे, दोनों पे लागू होती है। मूल विधि जो हम और लोगों को होती है, और पर्सनल लॉ जो सिर्फ
जैसे कि मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिमों पे होता है, हिंदू लॉ है तो हिंदुओं पे होता है। तो इस तरह के पर्सनल लॉज पे और मूल जो लॉ है उन दोनों पे अनुच्छेद 14 लागू होता है। यह फैसला कब दिया गया था? अनवर अली सरकार वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1952 में। ठीक है। अब इसके अलावा तो ऐसा कोई चीज रह गई नहीं। एक बात है, नेशनल नेशनल लीगल सर्विसेज बाद 2014 में आया था। नेशनल लीगल सर्विसेज बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द है, व्यक्ति शब्द, उस व्यक्ति शब्द में आप ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल करो। जो थर्ड जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनको भी आप इस व्यक्ति शब्द में शामिल करोगे। ये फैसला कब आया था? नेशनल लीगल सर्विसेज बाद 2014 में। तो पूछा जा सकता है कि थर्ड जेंडर को अनुच्छेद 14 में जो व्यक्ति शब्द है उसके अंतर्गत रखने का जो फैसला है वो किस केस में आया था या किस बात में आया था? तो नेशनल लीगल सर्विसेज बाद 2014 में यह फैसला आया था। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी संविधान की सीरीज चल रही है, आर्टिकल 14 तक हम कर चुके हैं। बाकी के आर्टिकल्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ पर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई सुधार किसी भी प्रकार का इसमें चाहिए, चाहे आपको वॉइस से रिलेटेड है या फिर स्क्रीन से रिलेटेड है या फिर मेरे कंटेंट से रिलेटेड है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए और उस पर निश्चित रूप से कार्य किया जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।